नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबर क्या है कि इस खास बुलेटिन का। शुरुआत सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में इस वक्त जानकारी जो सामने आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री राहुल गांधी समेत एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि लखीमपुर हिंसा पर राष्ट्रपति से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिला और एक बार फिर इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था उनके हम घर गए थे और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इस जनपद से जिनका लंबा नाता रहा है, पहले संगठन मंत्री के नाते रहे, भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह जहां गए हैं और अभी स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री, प्रोटोकॉल के मंत्री के नाते पूरे प्रदेश के अंदर लगातार समन्वय का काम करते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे किच्छा विधानसभा के बहुत ही तेज तर्रार और लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई सौरभ बहुगुणा जी, सितारगंज के हमारे इस जिले के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम कोने से जसपुर से लेकर खटीमा तक लगातार चलता है, ऐसे आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे रुद्रपुर के मेयर भाई रामपाल जी, हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष भाई कमलेन सेमवाल जी, ब्लॉक प्रमुख ममता जलोत्रा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बहुत तेज तर्रार युवा नेता भाई राजेश कुमार जी बादपुर से आए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। जिला महामंत्री भाई विवेक जी सक्सेना, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन शैली फुटेला जी, मंडल अध्यक्ष किच्छा नगर भाई विवेक राय जी, मंडल अध्यक्ष किच्छा ग्रामीण भाई हरीश खानवानी जी, मंडल अध्यक्ष पन्नगर भाई अमित जी, हमारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई उत्तम दत्ता जी, पूर्व मेयर भाई सुरेश कोहली जी,
अविरल तिवारी जी, गुलमन जी, मनोज सक्सेना जी जो संचालन करने वाले हैं, राजेश तिवारी जी समेत अब मैं मंच पर हमारी ग्राम प्रधान संगठन की अध्यक्ष भी बैठी हैं, हमारे पंत जी भी बैठे हैं। मैं बहुत लोगों को सबको जानता हूँ। हमारे खुराना जी बैठे हैं, मेहरा जी बैठे हैं, अब रघुवंशी जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं। मैं सबको जानता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि नाम लूँ तो मैं अब वो कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, इधर भी उधर भी सामने भी उधर भी सभी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी गर्मजोशी से यहां पर स्वागत किया है। भाइयों बहनों, मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त उधम सिंह नगर से सीधे जुड़े हुए थे। लगातार अलग अलग जनसभाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं और फिलहाल कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने वो उधम सिंह नगर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर चुनावी तपिश इस वक्त देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा आज आगरा पहुंची है और इस बीच पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से हमारे संवाददाता इकबाल खान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कह रही हैं वो सुनिए। शिवपाल यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। शिवपाल यादव यहाँ देखिए, आदित्य मौजूद है। आदित्य जिस तरह से मेहनत कर रही है, क्या लगता है 2022 के चुनाव बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है, ऐतिहासिक परिणाम होगा। लग रहा है आपको कि 2022 के चुनावों में प्रसपा बहुत अच्छा करने वाली है? बिल्कुल करेगी, क्योंकि आज जो स्थिति है प्रदेश की उसको देखते हुए हम लोग को पूरा सुनिश्चित है, हम लोग का बहुत अच्छा। प्रसपा जिस तरह से मेहनत कर रही है, लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से प्रसपा काम कर रही है और अलायंस की बात की जाए तो लग रहा है आपको कि 2022 के चुनावों में प्रसपा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? देखिए, अभी तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जा रहे हैं, सभी दलों का भ्रमण करेंगे और हम 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सत्ता में जाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। जैसे जितने भी अधूरे वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अधूरे जो वादे किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो किसान है, गरीब है, और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है उत्तर प्रदेश में, शिवपाल जी अगर सीटों की बात की जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के अगर बंटवारे की बात की जाए, तो आपको लगता है कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा अगर ठीक हुआ तो आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है? देखिए, हम अलायंस करना चाहते हैं, प्राथमिकता भी है, और आज भी हम और वो समाजवादी पार्टी से आए, बात करें और बात करके अलायंस करें। हम चाहते हैं आगे के अदर विकल्प भी खुले हैं, अगर नहीं हो पाए। हाँ, दरवाजे भी खुले हैं। चलिए, आपको हमारे ढेर सारी दरवाजे जेके खुले न्यूज़ की हैं। तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ शिवपाल यादव थे, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर बात की जाए पार्टी की, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि आगे के लिए भी विकल्प खुले हैं, लेकिन इनकी प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी है। अगर अलायंस होता है तो उसके साथ जाना चाहेंगे। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों की। आज आपको बता दें कि शहीद हुए मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उस वक्त पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया। शहीद मनदीप सिंह और शहीद जसविंदर सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। सुबह से ही लोग शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। 13 अक्टूबर को सरकारी सम्मान के साथ शहीद मनदीप सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप सिंह पुंछ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 5 सैनिकों में से शामिल थे और उनकी शहादत के कारण समूह क्षेत्र में मातम छाया हुआ है।
वहीं दूसरी ओर नायब सूबेदार जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर कपूरथला जिले के माड़ा तलवंडी गांव में उनके आवास पर लाया गया, जहां आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जब शहीद मनदीप सिंह और शहीद जसविंदर सिंह के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा हो गई। नम आंखों से दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात महंगाई की कर लेते हैं, क्योंकि पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल इस वक्त महंगाई चरम पर है। बात अगर सब्जियों की करें तो सब्जियों के रेट में भी आए दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर से आपको जानकारी दे दें, पीएनजी के दाम में फिर से 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल दिल्ली में पीएनजी के दाम अब 35.11 प्रति यूनिट हो चुके हैं और पीएनजी के साथ साथ सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में दूसरी बार गैस महंगी हुई है। गैस महंगी होने से सब्जियां महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता इस वक्त त्रस्त नजर आ रही है और जिस तरीके से हर दिन के साथ दाम बढ़ रहे हैं, फिलहाल आपको किस तरीके से तेल के दाम बढ़े हैं वो आपको बताते हैं। 13 अक्टूबर को सीएनजी के दाम थे 49.56 और अगर पीएनजी की बात करें तो 35 रुपए 11 पैसे। 2 अक्टूबर को ये कीमत घट गई 47 रुपए 48 पैसे। वहीं अगर पीएनजी की बात करें तो 33 रुपए 1। वहीं अगर बात 29 अगस्त की करें तो बात 45 रुपए 20 पैसे इसकी कीमत रही। वहीं 30 रुपए 91 पैसे पीएनजी के दाम रहे। 8 जुलाई की अगर बात करें तो 44 रुपए 30 पैसे इसमें दाम रहे थे। फिलहाल अब आपको लोग क्या कह रहे हैं बढ़ती महंगाई पर वो दिखाते हैं। गवर्नमेंट तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं, बता रहे। कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? अरे मुश्किल तो वो तो सभी को ये सभी परेशान है। काम धंधे वैसे नहीं है, समझे, काम धंधे सब खत्म कर रखे। कंपनी ऐसी ऐसी कंपनियां आ रखी हैं तो काम तो खत्म है। हम लोग परेशान है वैसे ही। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार क्या कर, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार तो यही रह रही है, सरकार यही रह रही, सब सरकार के वो भी रह रहे, अकेले वो मजे ले रहे हैं अपने, वो क्या देखेंगे, उनके तो काम चल ही रहे हैं। अब क्या करेगी गवर्नमेंट ही है, वो हम रोक नहीं सकते, वो रुक नहीं सकती। आपके लिए मुश्किलें हैं कि नहीं? मुश्किलें हमारे लिए कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है, भगवान की कृपा है। ऐसे अभी तो हमने कुछ बढ़ाया ही नहीं है, देखो कल से विचार करेंगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, 10 दिन में दूसरी बार रेट बढ़ा है। जी हाँ। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से क्या कह सकते हैं, सरकार से जो कह रहे हो अभी तक रोड पे बैठे हुए हैं। आपकी नहीं सुनेंगे क्या? जब औरों की नहीं सुन रहे तो हमारी कहाँ सुनेंगे? हमसे ज़्यादा तो रोड पे बैठे हुए बेचारे किसान, उनकी तो सुनी नहीं है अभी तक, हमारी क्या सुनेंगे? अरे आप खुद देख सकते हैं आगे, पहले लौकी कितने में थी, आज लौकी कितने रेट में पहुँच गई, आप खुद देख सकते हैं। आप कुछ जानकारी मंडी में जाकर कर लिए, गरीब आदमी को मारा जा रहा है, ऐसे ही कमाने में मारा जा रहा है। हर चीज़ तो महंगाई हो गई है, सस्ताई क्या चीज़ है बताइए आप। हम उसी पे तो कहना चाह रहे हैं, कितनी बेरोजगारी हो गई है। लोग जहाँ कमाते थे 10-12 रुपये या 400 रुपये 500 रुपये, आज क्या कमा रहा हो? कहीं नौकरी नहीं है, कहीं आप जब देखिए सड़क पे देखिए या कहीं प्लाट बन रहा है या कुछ करिए, सब बंद पड़ा हुआ है। सरकार से आप ये करना चाहते हैं, थोड़ी ये गैस पेट्रोल कितना आगे बढ़ गया, इसको थोड़ा कम करें और जनता को थोड़ा कुछ करें तो अच्छी बात है। पूरा असर इस समय सब्जी को लेके तो गड़बड़ा सा गया है। पहले जहां हम 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो ले जाते थे सब्जियां, वहीं आधा किलो 1 किलो लगभग आधा कंजम्पशन हो चुका है और दाम जो हैं डबल नहीं ट्रिपल बढ़ चुके हैं और दिक्कतें हो रही हैं। पूरा घर का बजट समझिए सब्जी के कारण और हर चीज़ का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पूरा घर का बजट ही गड़बड़ा सा गया है। अब दाम बढ़ रहे हैं, पूरे घर का जो पहले ही बताया मैंने कि बजट पूरा गड़बड़ा चुका है। आम आदमी के लिए इस समय तमाम दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ भैया, इस समय सब्जी तो बहुत बढ़ी है। पहले प्याज 20 में बिकता था, 50-40 रुपये किलो बिक रहा है और कस्टमर भी नहीं ले रहे थे। मैं जहाँ 2 किलो 5 किलो लेते थे, जहाँ 1 किलो आधा किलो ले रहे। इनकम भी कम हो जाए, बिक्री भी कम है इस समय। अब भैया आधा रहते, ज़्यादा रहते ही नहीं। अब आधा किलो बहुत होती थी तो 1 किलो,
और इतना शहर भी बहुत डाउन है, इतना महंगाई जरूरत है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए क्या कहें। उसके लिए बच्चों ना पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है इसमें। और ये महंगाई में योगी जी आप कुछ करिए, मतलब ये निवेदन करते हैं योगी जी से, अब ये थोड़ी जो है निवेदन है, महंगाई जो बढ़ रही है इसका थोड़ा जो है उपचार करिए। थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कहीं से महंगाई के लिए योगी जी से निवेदन है, बहुत ज़्यादा महंगाई आप गिराने की कोशिश करिए। महंगाई बढ़ रही, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, घर के खर्चे चलने मुश्किल हो गए हैं आजकल। कोरोना की वजह से कोई दिक्कत नहीं, मगर जो ये है महंगाई बढ़ रही है उससे थोड़ी और दिक्कत होने लगी है। और कारोबार धंधा बिजनेस में कोई नहीं है, सब्जी कारोबार फल फ्रूट सब महंगे होते चले जा रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, पेट्रोल डीजल से, गैस से, सब्जियों के दाम हर कुछ बढ़ रहा है, क्या वजह इसके पीछे माने कि एकदम से जो महंगाई के रेट बढ़े हैं? क्या त्योहारी सीजन को चलते हुआ है या फिर कोई और वजह है? देखिए, लगातार महंगाई की मार बरकरार है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है, सरकार पर सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन इस कदर महंगाई का बढ़ जाना, डीजल पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जरूर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि सरकार की मंशा पर कि आखिर इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों लगातार ये लागतें बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि अगर हम सब्जियों की बात करें तो मार्केट्स में सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, और भी तमाम अगर हम घरेलू वस्तुओं की बात करें वो भी महंगे होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर महंगाई पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है और सरकार आखिर कब तक महंगाई पर नियंत्रण हाँ, बिल्कुल केशव, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम करें महंगाई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने पाकिस्तान के एक आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया। अशरफ से लगातार पूछताछ की गई। एसआईटी के सामने उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। मोहम्मद अशरफ लंबे वक्त से फर्जी आईडी के साथ भारत में रह रहा था, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसके पास AK-47 ग्रेनेड आदि बरामद भी हुए हैं। ISI हैंडल कर रही थी इसे। स्पेशल सेल के मुताबिक अशरफ को बांग्लादेश के रास्ते से भारत भेजा गया था। सिलीगुड़ी में से भारत में दाखिल हुआ था, यहां उसने शादी भी कर ली थी। स्पेशल सेल ने बताया कि उसने गाजियाबाद की किसी लड़की से शादी की थी। 40 साल का ये शख्स दिल्ली NCR में पीर मौलाना बनकर झाड़ू फूंक का काम भी करता था। फिलहाल अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि अशरफ अली ने क्या क्या कबूलनामा किया है। दरअसल अशरफ का कहना है कि साल 2009 में जम्मू में जो बस स्टैंड पर ब्लास्ट किया गया था उसमें उसकी भूमिका पाई गई थी। बस स्टैंड पर ब्लास्ट में 3 से 4 लोगों की जान चली गई थी। ISI के अफसर नासिर के कहने पर यह हमला किया था। ये सब बयान दिए हैं अशरफ ने। साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट की रेकी की थी अशरफ ने। साथ ही आपको बता दें, धमाका करने के लिए 2 पाकिस्तानी आए थे, ये उसकी तरफ से कहा गया है। 2 पाकिस्तानियों में से एक का नाम गुलाम सरवर था, यह भी बताया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 जवानों की बेरहमी से हत्या की बात भी कबूल की है और साथ ही साथ कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई करने गया था, यह भी बताया उसने। यह भी जानकारी दी है कि ISI के अफसर नासिर के कहने पर हथियार सप्लाई किए थे और साथ ही ISI अफसर से बात हमेशा ईमेल के जरिए होती थी, यह बताया। ईमेल में ड्राफ्ट में मैसेज छोड़ा जाता था, भेजा भी नहीं जाता था, सिर्फ ड्राफ्ट में मैसेज छोड़ा जाता था। फिलहाल खबर क्या है कि इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।